हम शुरू करेंगे पहले डिकेड से। पहले जो 10 साल थे 61 से और 71 पे। 71। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मुग़ल बादशाह जो था वो लगभग उसकी कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। वो एक कैदी सा था लाल किले में, और उसके वज़ीर और बाकी लोग उसके मन मर्जी चला रहे थे। और ख़ास तौर पे सन 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उसमें आप देखें तो मुग़ल बादशाह या उसकी सेना का कोई रोल आपको नहीं दिखेगा जी। जबकि वो लड़ाई हिंदुस्तान के लिए हो रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं था। वो कहीं नहीं था। लेकिन उसका एक वजीर था नजीब-उद-दौला, वो उसमें था जी। वो असलियत में वो था जिसने दुर्रानी को बुलाया था भारत। अच्छा। और इसके बाद वो इस डिकेड में जिसकी हम बात करेंगे, इस दौरान वो हरियाणा का सर्वे सर्वा भी रहा है, डिक्टेटर भी रहा है। अच्छा। नजीब-उद-दौला। तो इसलिए नजीब हमारे इस बातचीत के लिए इम्पोर्टेंट। हरियाणा खालिसा ज़मीन थी, यानी बादशाह की जागीर थी, पर्सनल जागीर थी। इसके अंदर खुद बादशाह कंट्रोल में रखते थे, या वो अपने किसी खास जिसके प्रति उनका खास प्रेम होता था उस राजकुमार को वो ये एरिया देते थे। जी। 61 के बाद इस एरिया का कंट्रोल आ गया नजीब-उद-दौला के पास। लेकिन नजीब-उद-दौला अकेला नहीं था इस एरिया में जो इस एरिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहता हो। जो बड़ी ताकतें थी वो थी सूरजमल, जो विशेष तौर पे पानीपत और इसके साउथ का जितना भी एरिया था, यानी दिल्ली के चारों तरफ का एरिया, रोहतक भी, हाँ रोहतक, हिसार, ये सारा आ गया। इसको वो कंट्रोल करना चाहते थे। दूसरी तरफ नजीब, क्योंकि ये खालिसा लैंड थी और वो वज़ीर था, वो इसको कंट्रोल करना चाहता था। और तीसरे थे, अब इन दोनों नजीब और सूरजमल, ये दोनों यहाँ पे राज्य स्थापित करना चाहते थे। मराठे जो कुछ समय के लिए विड्रॉ कर गए थे सन चले गए थे वो। तीसरे पानीपत की लड़ाई के बाद वो लगभग 2 साल के लिए यहाँ से गायब हो जाते हैं। वो उनका इंटरेस्ट था सिर्फ यहाँ से पैसा बटोरना। तीसरे जो एक और ग्रुप उभर रहा था वो था सिखों की मिसल। और मिसल जो सतलुज के पश्चिम में से थी, और फूला के बच्चे जींद, पटियाला, नाभा, जी, ये इनको आप एक सिख कह लो, एक पूरे इसको, ये सारे थे तो अलग अलग, लेकिन सिख कह लो। तो ये तीसरा, इनका भी इंटरेस्ट। इनमें से जो ये फूला के परिवार बट गया था, जीन, पटियाला वगैरह, ये तो यहाँ पे राज स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जो मिसल वाले थे वो यहाँ पे लूटने के लिए आते थे सालाना, उगाही करने के लिए। और चौथे थे पठान टोंक से, और पांचवें थे रोहिले। जो इतने लोगों की हरियाणा पे नजरें थी। हाँ, एक तरह से जैसे हम बात करते रहे, अनारकी, अफरा तफरी का दौर था। और जो जिसकी मिल्कियत थी वो उसके पास तो ताकत नहीं रह गई थी एरिया के अंदर सिक्योरिटी देना और सुरक्षित रखना। और उसका जो वजीर था वो अपना घर भरने के उसमें चल रहा था इरादे से। जी। और तो ये लोग अब इस दौरान इस अपने एरिया में एक्टिव रहते हैं। शुरुआत होती है दुर्रानी, जिसने हमने पहले एक वर्णन किया था, सन 57 में वो आया था सूरजमल से, उस समय भी उगाही करना चाहता था, नहीं कर पाया था। जी। तो अब पानीपत युद्ध के बाद वो सूरजमल के खिलाफ जाता है और डीग के ऊपर घेरा डालता है। फरवरी के महीने में, जनवरी में युद्ध होता है पानीपत में, फरवरी में वो डीग पे घेरा डालता है। लेकिन उसका बस नहीं चलता, ना वो डीग पे कब्जा कर पाता है। और कुछ उसके साथ साथ उसके जो सैनिक थे, उस सेना में हैजा भी फैल गया।
तो वो वहाँ से भाग लेता है और वापस सूरजमल अपने इस एरिया के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो सूरजमल का कब्जा हो जाता है झज्जर, रेवाड़ी, मेवात, इन एरियाज़ पे। भाटी जो हैं रानिया, सिरसा, फतेहाबाद, वो भाटियों के नीचे आ गया है। और उत्तर हरियाणा जो उस समय हिस्सा था, ये जो अंबाला, थानेसर वगैरह थे, ये हिस्सा थे उस समय सिरहिंद सरकार का। हाँ जी। तो सिरहिंद सरकार के ऊपर गवर्नर था जैन खान। वहाँ जैन खान का और सिखों का युद्ध होता है सन 63 में, जिसमें ये सिख सारे इकट्ठे हो गए थे, ये उसको हरा देते हैं और लगभग पूरे उत्तर हरियाणा में ये बिखर जाते हैं। और जो बाद में अपने आप को राजा कहने लगे, जींद वाला, जींद सफ़ीदों के एरिया को कब्जा कर लेता है, करनाल में भी घुसने की कोशिश करता है, लाडवा में आ जाता है मीत सिंह, देसू सिंह, ये कई मतलब जो छोटे छोटे जो दलों के नेता थे वो अपने अपने 2, 4, 10, 20 गांव पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर अपना शासन शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया था उत्तर हरियाणा में। उधर जो नजीब खान के जो नुमाइंदे थे उनका इनके साथ, क्योंकि नजीब खान ने तो खालिसा लैंड पे अपने वो लगा रखे थे ना, नाजिम और दीवान, तो उन नाजिमों के साथ इनका झगड़ा चलता रहता है। उसमें से एक कुंजपुरा का नवाब था, उसके साथ सिखों का झगड़ा होता है, नवाब हार जाता है, उसकी नवाबियत छोटी हो जाती है। ये बड़े तौर पे जो ये लोग इस इलाके में लड़ रहे थे। आम आदमी पे क्या हो रहा था, जो कि इनमें से हर कोई, हर एक उस आदमी से, आम जो गांव में किसान था, उस समय पैदावार किसानी से ही थी, किसानी से जुड़ी हुई जो थी आपकी ये इकोनॉमी थी, अर्थतंत्र जो था वो सारा किसानी पे आधारित था। तो उनमें से हर कोई उससे उगाई करने पहुंचा। तो उसके तो सर 5 लोगों को कैसे देगा टैक्स? वही तो हालत ये हो गई थी कि 100 में से 75 गांव इस दौरान खाली हो जाते हैं। ओहो। लोग क्या करते हैं कि अब जैसे मैं बदानी गांव का जिक्र करूं, क्योंकि मेरा गांव है, मैंने उसका इतिहास पीछे का स्टडी किया है, जो रिकॉर्डेड इतिहास है, जिसमें आप उनके परिवार अभी भी हैं जिन लोगों की जिक्र आएगा। वो 3 थे छोटे बदानी, एक शरावतों का था, एक देश वालों का था, एक फल्स वालों का था। तो इस दौरान वो इकट्ठे हो गए और जो आज बदानी गांव है, जिसमें 3 पाने 3 गोतों के हैं, वो उस टाइम में बना। इकट्ठे इसलिए हुए कि भाई छोटे छोटे जगहों पे रहेंगे तो ज़्यादा आसानी से तुम्हारे एक जगह पे रहो, एक जगह रहोगे, तुम्हारा अपना डिफेंस करने की ताकत बढ़ जाएगी। और कुछ लोग जो थे, कुछ परिवार वो गांव छोड़ के भी चले गए। जैसे किसी के रिश्तेदार बवाना में थे, वो वहाँ चले गए, किसी के रिश्तेदार घेवरा में थे, वो वहाँ चले गए, जहाँ जिसको सेफ जगह मिली। हाँ, देशवाल जो थे वो गुड़गांव के पास गांव है, वहाँ से उनके पूर्वज आए थे, वो वहाँ चले गए। कुछ परिवार कुछ रह गए। तो इस ढंग से, और ये सिर्फ एक बदानी गाँव में नहीं है, 100 में से 75 गाँव की ये कहानी थी। और जो बाकी 25 गाँव बचे थे, वो ऐसे गाँव थे जो बड़े थे और जिनमें आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। हर एक गांव एक गढ़ी था। आपको तो शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं जब बच्चा था तो उस समय तक फिरनी में दरवाज़ा नहीं खोला जाता था। हाँ जी, नहीं खोलते थे। वैसे तो अब भी मतलब अवॉइड करते हैं। हाँ, तो उसका अब तो वो रिचुअल हो गया, अब तो वो एक रिवाज बन गया। लेकिन इस प्रथा का जन्म हुआ था इस दौरान, कि वहाँ से हमलावर वहाँ से, हाँ, क्यों अपना जो फिरनी के साथ लगती दीवारें एक तरह से गांव के बाहर की दीवारें थी जी। तो वहाँ पे वो दीवार बनती थी। दीवारों, दूसरी चीज़ आप देखोगे कि हर एक जो पुराना आप गांव देखोगे कि पानों को मिलाते हुए गली नहीं मिलेगी आपको जी। जो गली जिस पाने में जा रही है वो उसी में ख़त्म हो रही है। उस एक पाने से आप दूसरे पाने में नहीं जा सकते जी। ये भी इसीलिए, ये भी एक डिफेंसिव सिस्टम था कि चलो दुश्मन बाई चांस अगर एक तरफ से में आ जाए तो घुस भी आया, दुश्मन भी तो बंद हो जाता था। हाँ, तो वो भी एक जगह घिर गया जी। ये भी इस दौरान की ही पैदाइश थी। और
ठीकरी पहरा जिसको कहते हैं, ठीकरी पहरा ये तभी शुरू हुए थे। तभी शुरू हुआ। ये जो मोबिलाइजेशन जो आज भी होता है, और बड़ी एक अच्छी बात है कि रात को कोई, अभी आपने एक रिसेंट केस देखा कि रात को कोई 2 बजे रो पड़ा तो लोग उठ के एकदम से आ गए और सुबह तक लाखों आ गए। ये उस समय का एक वही पुरानी परंपरा का निर्वाह हाँ, एक तमक नाम का एक वो होता था, नगाड़ा टाइप, जो हर एक गांव में रखा जाता था और वो बजाया जाता था जब भी कोई किसी किस्म का खतरा महसूस होता था। और लोग जगह ईयर मार्क थी, मतलब आपके मोर्चे तय थे कि आप इस परिवार के लोग इस मोर्चे को संभालेंगे या इस काम को संभालेंगे, औरतें ये काम करेंगी, बच्चे ये होगा। आपके जितने भी अब कुएं, जोहड़ और जो चरागाह थी, जो जमीन थी, वो तो बाहर थी, फिरनी से बाहर थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अंदर टावर यानी मचान बनाए जाते थे और उनके ऊपर 24 घंटे पहरा रहता था। ये तो जानवर सभी के चल रहे हैं, लेकिन जो उसके पाली थे वो ड्यूटी उनकी पहर के हिसाब से, एक पहर की एक की ड्यूटी इस ढंग से। और एक सिस्टम होता था कि वो आवाज़ देगा तो कोई तमक बजाएगा तो सब खतरा अपने अपनी ड्यूटी पे लग हाँ, जाएंगे। तो ये ढंग था। अब जब आप यूं सोचो कि एक गांव, अब है तो ये बड़ी अच्छी बात कि उन्होंने बड़ा अच्छा अपना इकट्ठा रह के इस समय को काटा, लेकिन इसका असर आप उनकी आम जिंदगी पे देखो कि आपके जितने एबल बॉडीड लोग हैं उनमें से आधे तो लठ लिए तैयार बैठे रहे हैं कि भाई कुछ हो गया तो एकदम भागेंगे। खेत में काम करने वाली नफरी कम हो गई। आपके औरतें, 2-3 औरतें जाके खेत में काम नहीं कर सकती। जब वो खेत में भी काम कर रहे हैं उस टाइम भी लोग पहरे पे भी हैं, ये देखते हैं तो आदमी और औरतों का ग्रुप इकट्ठा ही जाएगा, स्थिति गड़बड़ा गई, सब कुछ, पूरी आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है जी। इस हालत का। तो ये हालत हो गई थी। जैसे एक मैंने ये जब किताब लिखी है तो मैंने हर एक सोर्स को लिया। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई सिर्फ मैं एंटी मुस्लिम सोर्सेज को लूँगा। तो जैसे सारे पढ़ने पड़े आपको। अब्राहम अर्ली हैं जो बहुत वेल नोन मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनको मैंने रेफ़र किया है। जादूनाथ सरकार हैं जो भारत के ओरिजिनल इतिहासकार माने जाते हैं, उनको रेफ़र किया है। मराठों के अपने जो इनके पेशवाओं के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रेफ़र किया है। सिखों के अपने जो रिकॉर्ड हैं उनको रेफ़र किया। और इन सब में से बात ये साफ आती है कि ये एक समय था जिस समय कोई भी इनमें से ये जितने हमलावर घूमते थे, जो आज अपनी कहानियाँ बना के घूम रहे हैं कि वो तो हिंदू बादशाही के लड़ रहा था और वो हिंदुस्तान की चादर बना हुआ था, ये सब कहानियाँ हैं। अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, लोगों को लूट रहे थे। हर साल आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे सिखों का हर साल ये दिवाली पे इनकी मिसल इकट्ठी होती थी अमृतसर में जी, स्वर्ण मंदिर में जी। इलाके बंटते थे, 2 इनके बड़े दल थे, बुद्धा दल और तरुण दल, और वो अपने अपने इलाके में जाके राखी वसूल करके लाते थे, जिसका इनको कोई अधिकार नहीं था। बघेल सिंह थे कोई? बघेल सिंह इन्हीं में से एक दल का नेतृत्व करता था। तो इन्होंने सर, आपने किताब में भी जिक्र कर रखा है, इन्होंने कई गुरुद्वारे हरियाणा से राहगिरी और टैक्स वसूल कर करके जबरदस्ती बनवाए। बघेल सिंह को राहगिरी दे दी थी मुगलों ने। राहगिरी मतलब राह पे जाने का टैक्स? हाँ, दिल्ली की राहगिरी उसको दी गई थी मुगलों द्वारा। यही नजीबुद्दौला के, जबीत खान ने दी थी, नजीबुद्दौला के बेटे ने जी। तो उसमें उसको अधिकार था कि उस सड़क को इस्तेमाल करने वाले लोगों से टैक्स वसूल करे। उससे वसूल करके जितने दिल्ली के उसने गुरुद्वारे, मेरे ख्याल में 7 गुरुद्वारे उसने बनवाए थे जी, वो सारे उस वसूली से हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो सर, एक मैंने पानीपत किताब पढ़ी है और वो सबसे प्रमाणिक किताब मानी जाती है कि 7 साल उन्होंने रिसर्च किया है जो लेखक हैं। उसमें उन्होंने लिख रखा है कि नजीबुद्दौला था, दरअसल वो एक अत्याचारी आदमी था और जो मराठे थे उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाने यहाँ आए थे। क्या ये सही है? वो तो वजीर था और मराठे उसके टैक्स कलेक्टर थे जी। तो कौन किससे बचा रहा था? मतलब इतिहास भी तोड़ा मरोड़ा गया है उधर। हाँ भाई,
पानीपत का युद्ध होने से पहले नजीब तो वजीर था और मराठों ने नियुक्त कर रखा और था। मराठे जो थे वो बादशाह के टैक्स कलेक्टर थे। तो वजीर और बादशाह के जो टैक्स कलेक्टर थे उनके बीच में किसी ना किसी किस्म का तो संवाद होता ही रहा होगा। जी। और अच्छा सर, इसी दौरान क्या महाराजा सूरजमल की हत्या भी हुई? हाँ, 25 दिसंबर 1764 को वो क्या था कि नजीब, आप थोड़ा पीछे जाएं तो नजीब जो था वो था सुन्नी ग्रुप का हेड और सफदरजंग था वो था शिया ग्रुप का हेड। सफदरजंग ने इस्टेब्लिश किया है अवध को, अच्छा। जो लखनऊ की नवाबी थी। शुजाउद्दौला जो था वो इस दशक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें शुजाउद्दौला उसका बना हुआ था। तो शुजाउद्दौला और नजीब ये दोनों मिल गए थे दुर्रानी के साथ। अच्छा। और उसके सपोर्ट में ये मराठों से लड़े थे। और मराठों का उस समय का हमें पता ही है कि उनके साथ में सिर्फ एक सूरजमल आए थे, लेकिन उनके साथ भी उनका व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए वो अलग हो गए थे।